नमस्कार। एमए उत्तरार्ध प्रथम प्रश्न पत्र की इस कक्षा में आपका स्वागत है। पिछले व्याख्यान में हमने गुंडा कहानी के बारे में पढ़ा, उसके बारे में हमने चर्चा की थी। आज मैं आपको कहानी के तत्वों के बारे में बताऊंगी, क्योंकि बच्चों प्रश्न आता है कि किसी भी कहानी की तात्विक समीक्षा करने के लिए आपके प्रश्न आ सकता है, तो उस कहानी के तत्वों के आधार पर उसकी तात्विक समीक्षा किस प्रकार की जाए, इसे हम आज के व्याख्यान में देखेंगे। मैं कहानी के तत्वों को तो बताऊंगी ही, और साथ ही जो कल मैंने कहानी पढ़ाई थी गुंडा, उसकी तात्विक समीक्षा भी हम साथ ही करते चलेंगे। तो बच्चों, जहाँ तक कहानी के तत्वों की बात है, तो कहानी का जो स्वरूप है उसका निर्माण अनेक तत्वों के समन्वय से होता है, और इसके बारे में विद्वान एकमत नहीं है कि इसमें कितने तत्व होंगे, और हम इसके ज़्यादा विवाद में पढ़ने की आवश्यकता भी नहीं है। लेकिन जो कहानी के प्रमुख तत्व माने गए हैं, वो सबसे पहला है शीर्षक, कथा वस्तु, पात्र और चरित्र चित्रण, उसके बाद संवाद या कथोपकथन, भाषा और शैली, देश काल और वातावरण तथा उद्देश्य। तो बच्चों देखिए, जहाँ तक शीर्षक की बात है, जब पाठक कहानी पढ़ता है तो सबसे पहले उसकी दृष्टि शीर्षक पर ही जाती है। शीर्षक को देखकर ही वह उस कहानी को पढ़ने के लिए आकर्षित होता है। कहानी का जो शीर्षक है वो सुंदर होना चाहिए, संक्षिप्त होना चाहिए, आकर्षक होना चाहिए। कुल मिलाकर के शीर्षक ऐसा होना चाहिए जो कि पाठक को कहानी की ओर आकर्षित कर ले, और उस शीर्षक को देखते ही पाठक को ऐसा लगे कि यह कहानी मुझे पढ़नी ही चाहिए। जहाँ तक गुंडा कहानी का प्रश्न है, गुंडा कहानी का जो शीर्षक है पूर्णतः उपयुक्त है। पूरी कहानी गुंडा ननगू सिंह जो है उसके इर्द गिर्द ही घूमती है, और उसके माध्यम से ही पूरी कहानी अपने उद्देश्य को भी प्राप्त करती है। तो इस शीर्षक वाला जो तत्व है उसके ऊपर यह कहानी पूरी तरह से खरी उतरती है। दूसरा जो तत्व है वह है कथावस्तु। कहानी में कथावस्तु बहुत आवश्यक है। कहानी का आधार ही वह है जिस पर कि कहानी रूपी महल खड़ा होता है। भाव यह है कि यदि कहानी में किसी घटना का वर्णन ही नहीं होगा तो उसका विकास किस प्रकार होगा। तो कहानी में जो एक के बाद एक घटनाएं होती हैं वही उसकी कथावस्तु होती है। कहानीकार अपनी कहानियों के लिए कल्पना से भी कथानक का निर्माण करता है, और कई बार इतिहास से भी कथानक का निर्माण कर लेता है, और कई बार इतिहास और कल्पना के समन्वय से भी वह कथानक का निर्माण करता है। इसके अलावा वो पुराण से, समाज से आदि से भी अपनी कहानियों की कथा वस्तु को ले लेता है। गुंडा कहानी जो हमने कल पढ़ी थी उसकी कथा वस्तु संक्षिप्त और सरल होने के साथ रोचक भी है। उस समय की काशी की समस्या को उठाने के लिए लेखक ने बहुत सी रोचक घटनाओं को लिया है, और उन समस्याओं को उठाने के लिए कल्पना का भी उसमें सुंदर प्रयोग किया गया है। एक के बाद एक जिस तरह की घटनाएं हैं कि वह कोठे के नीचे, ननकू सिंह कोठे के नीचे बैठता है, अपने पैसों को इस तरह से लुटाता है। उसके बाद में जब बोधा सिंह के बेटे की बारात जाती है तो उस बारात को आने से पहले ही वो कह देता है कि यहाँ से निकलने से पहले सोच लेना। तो इस तरह की जो घटनाएं, और उसके बाद जब उसे पता चलता है कि राजमाता पन्ना और उनका परिवार संकट में है, तो वो किस प्रकार से उनकी रक्षा करने के लिए अपने जान की बाजी लगा देता है। इस तरह की घटनाओं का चित्रण करके जो कहानी है वह अत्यंत रोचक बन पड़ी है। तीसरा जो कहानी का तत्व है वो है पात्र और चरित्र चित्रण। बच्चों, घटनाएं तो होती हैं, लेकिन घटनाओं के लिए किसकी आवश्यकता होती है? पात्रों की। तो कहानी का विकास पात्रों के माध्यम से ही होता है। कहानी का आकार भले ही छोटा होता है,
छोटी कहानी में तो उसमें पात्र भी कम होते हैं, और यदि कहानी बड़ी है उसका आकार जितना बड़ा होगा पात्र भी उतने ही ज़्यादा होंगे। पात्रों में अलग अलग तरह के पात्र हो सकते हैं, आदर्शवादी पात्र हो सकते हैं, यथार्थवादी पात्र हो सकते हैं, किसी वर्ग विशेष के पात्र हो सकते हैं, काल्पनिक पात्र हो सकते हैं, ऐतिहासिक पात्र हो सकते हैं, पुराणों से लिए हुए पात्र हो सकते हैं, स्त्री पात्र, पुरुष पात्र, इस तरह से कई तरह के पात्र इसमें हो सकते हैं। गुंडा कहानी के अंतर्गत जो पात्र हैं उनमें प्रमुख रूप से ननकू सिंह तो है ही, उसके अतिरिक्त राजमाता पन्ना है, दुलारी है, मलूकी है, मौलवी साहब है, दासी गेंदा है, राजा चेत सिंह है। इस तरह के कई पात्रों की सृष्टि की है, और ये पात्रों की सृष्टि भी लेखक ने बहुत सोच विचार करके की है, जिससे कि कहानी अपने उद्देश्य तक पहुंच पाई है। जहाँ तक पात्रों की बात है, वहाँ कहानीकार को अपने पात्रों का जो चरित्र है उसका अंकन करते समय स्वाभाविकता, सजीवता, मनोवैज्ञानिकता और रोचकता का, इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। तो यहाँ पर भी लेखक ने इन चीज़ों का पूरी तरह से ध्यान रखा है कि जितने भी पात्र हैं वो सब सरल और स्वाभाविक तो हैं ही, उनकी जो स्वाभाविकता है, उनके स्वभाव की जो सरलता है, सजीवता है, वह तो है ही। इसके अलावा उनका जो मनोवैज्ञानिकता है वो भी उनके पात्रों के माध्यम से, उस समय के लोगों की जो सोच थी वो क्या थी, वो इन पात्रों के माध्यम से ही उभरती है। इन पात्रों के माध्यम से ही उस समय की स्थिति का भान होता है। तो पात्रों का और चरित्र चित्रण की दृष्टि से ये कहानी पूरी तरह से खरी उतरती है। अब बात आती है अगले बिंदु, संवाद या कथोपकथन की। तो कहानी में स्वाभाविकता और नाटकीयता लाने के लिए कथोपकथन बहुत आवश्यक है। कथोपकथन यानी जिसे कि आप बोलते हैं डायलॉग बोलना, तो संवाद जो होता है वो संवाद बहुत आवश्यक है, क्योंकि संवाद के बिना कहानी आगे ही नहीं बढ़ पाएगी। कहानी के विकास क्रम में यह तत्व एक तरह से उस कलात्मक श्रृंखला का कार्य करता है जो एक घटना से कहानी की अन्य आगे आने वाली घटनाओं का गहरा तादात्म्य जोड़ती है। इसके साथ ही संवादों के पात्रों के चरित्र पर भी प्रकाश पड़ता है, यानी पात्रों के चरित्र का यदि पता लगाना है तो हमको उनके संवादों को देखना होगा। इसके साथ ही संवाद के द्वारा वातावरण सजीव हो उठता है। तो संवादों की, कथोपकथन की, संवाद की कहानी में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अब कहानी के संवाद कैसे होने चाहिए? कहानी के संवाद संक्षिप्त होने चाहिए, स्वाभाविक होने चाहिए, सजीव, सरल और मार्मिक होने चाहिए, सार्थक होने चाहिए। ये जो संवाद है वो भी पात्रानुकूल होने चाहिए, पात्रानुकूल ही संवाद होने चाहिए। यदि वो नहीं होंगे तो उसमें सजीवता और स्वाभाविकता नहीं आ पाएगी। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि संवाद या कथोपकथन की दृष्टि से भी ये कहानी खरी किस प्रकार उतरती है। तो इसमें हम कई संवादों को देखते हैं। संवादों में हम देखते हैं जैसे ननकू सिंह का एक कथन है जो कि वह मलूकी से कहता है, मलूकिया देखता है अभी जा, ठाकुर से कह दे कि बाबू ननकू सिंह आज यहीं लगाने के लिए खड़े हैं, समझ कर आवे, लड़के की बारात। इस संवाद से एक और घटना आगे बढ़ती है और दूसरी ओर ननकू का चरित्र चित्रण भी होता है कि वह कितना निर्भीक है, डंके की चोट पर वो कोई कार्य करता है, अपनी जान हथेली पर लेकर घूमता है। और इसी प्रकार बोधी सिंह के इस कथन से उसके चरित्र का पता चलता है, जिसमें कि वो कहता है, जा बे कह दे, हमको क्या मालूम कि बाबू साहब वहाँ खड़े हैं, जब वह है ही तो दो समझी जाने का क्या काम है। इससे पता चलता है कि वह किस तरह से ननकू सिंह से डर जाता है और आगे स्वयं नहीं जाता है। इसी प्रकार दुलारी जब ये कहती है कि ननकू सिंह के चरित्र, दुलारी का ये जो कथन है वो ननकू सिंह के चरित्र पर प्रकाश डालता है कि बाबू साहब यह क्या, स्त्रियों पर भी तलवार चलाई जाती है।
कहने का आशय यह है कि कह तो दुलारी रही है, लेकिन इसके पीछे जो भाव छिपा हुआ है वो यह है कि ननकू सिंह गुंडा होते हुए भी कभी अबला पर शस्त्र नहीं चला सकता। इससे उसके इस गुण का पता चलता है। इसी प्रकार जब हम ननकू का एक कथन देखते हैं तो इसके इस कथन के माध्यम से उसकी सारी की सारी जो पीड़ा है वो उजागर हो जाती है। जब ननकू यह दुलारी से कहता है कि उसे ना पूछो दुलारी, हृदय को बेकार समझकर तो उसे हाथ में लिए फिर रहा हूँ। कोई कुछ कर देता, कुचलता, चीरता, उछालता। मर जाने के लिए सब कुछ तो करता है पर मरने नहीं पाता। इसमें उसकी सारी पीड़ा पता चल जाती है। उसके अंदर छिपी हुई पीड़ा, जिसके कारण कि वह गुंडा बना है, उसकी सारी पीड़ा उसके इस वाक्य में पता पड़ जाती है। उसका जो असफल प्रेम है वह भी इसके माध्यम से पता चलता है। इसी तरह दुलारी जब ये कहती है, उसकी यह बात भी ननकू सिंह के मन में छिपे हुए भाव को उजागर करती है, जो कि उसके हृदय में राजमाता पन्ना के लिए एक मधुर भाव था। दुलारी कहती है, क्यों बाबू साहब, आज रानी पन्ना का नाम सुनकर आपकी आंखों में आंसू क्यों आ गए? जब ये कहती है तो पता चलता है कि राजमाता पन्ना का नाम सुनकर के उसकी आंखें तरल हो गई थी और उससे हमें यह ज्ञात हो जाता है कि किस प्रकार उसके मन में राजमाता पन्ना के प्रति मधुर भाव था। तो एक तरह से संवाद या कथोपकथन की दृष्टि से भी ये जो कहानी है, गुंडा कहानी, यह अत्यंत उत्कृष्ट कोटि की है। संवाद बहुत अच्छे हैं, सहज हैं, स्वाभाविक हैं। उनसे सारे घटनाएं तो आगे बढ़ती ही हैं, पात्रों का चरित्र चित्रण भी होता है। अब तत्वों की दृष्टि से हम देखें तो अब नंबर आता है भाषा शैली का। ये जो भाषा शैली है, भाषा जो है, यही वह तत्व है जो कि कहानी को अभिव्यक्ति प्रदान करता है। यदि भाषा नहीं हो तो इस तत्व के अभाव में तो कहानीकार की कहानी मन की कहानी बनकर ही रह जाएगी। उसे जो पाठकों के सामने साकार रूप में उपस्थित करती है वह भाषा ही तो होती है। तो भाषा के ऊपर कहानीकार की लोकप्रियता बहुत निर्भर करती है। इसलिए कहानी की भाषा कैसी होनी चाहिए? सरल होनी चाहिए, स्पष्ट होनी चाहिए, स्वाभाविक, प्रभावोत्पादक, सजीव और पात्रानुकूल भाषा होनी चाहिए। गुंडा कहानी की यदि हम बात करें तो गुंडा कहानी की भाषा प्रभावोत्पादक होने के साथ कहीं कहीं थोड़ी क्लिष्ट तो हो गई है, किंतु फिर भी प्रसाद जी ने यथासंभव पात्रानुकूल भाषा का ही चयन किया है। जैसे हम मलुकी का कथन देखते हैं, हम ठेला लगा रहे हैं, तुम गाओ, तब तक बल्लू सारंगी वाला पानी पीकर आता है। इसी प्रकार दुलारी कहती है, बाप रे कोई आफत आई है क्या बाबू साहब, सलाम। ये इस तरह के जो लोग हैं उनके बोलने का तरीका है वह हमें इनकी भाषा के माध्यम से पता चलता है। उसी तरह जब रानी पन्ना ये कहती है तो उसके हृदय की जो ननकू सिंह के प्रति तरलता है उसका यह कथन उसे बताता है, और उसकी जो भाषा है उससे वो किस स्तर की है उसका भी पता चलता है। दुलारी जो वह कहती है दुलारी से, जब दुलारी उससे कहती है ना कि वो ऐसा नहीं कर सकते, वो तो बहुत अच्छे हैं, तो राजमाता पन्ना कहती है, दुलारी वे तेरे यहाँ आते हैं ना, इसी से तू उनकी बड़ाई, और वह आगे बोल नहीं पाती है। तो भाषा शैली की दृष्टि से प्रसाद की कहानी गुंडा बहुत ही एक अच्छी कहानी है और वह कहानी के इस तत्व पर पूरी तरह से खरी उतरती है। अगला बिंदु जो हमारा है देश काल या वातावरण। कहानी में स्वाभाविकता और सजीवता का प्रादुर्भाव करने के लिए ये तत्व बहुत महत्व रखता है। हर कहानी की जो कथा है वो किसी न किसी देश और काल से निश्चित रूप से संबंधित होती है। कहानीकार को अपनी कहानी में इस बात का हमेशा ध्यान रखना पड़ता है कि उसने जिस देश विशेष और जिस काल विशेष की कथा वस्तु को प्रस्तुत किया है
उसका वातावरण भी ठीक प्रकार से निरूपित हो। ऐतिहासिक कहानियों में तो इस तत्व का बहुत ही महत्व है। गुंडा कहानी में भी देश काल या वातावरण जो है उसके बारे में हम चर्चा करें तो गुंडा कहानी का वातावरण ईसा की 18वीं शताब्दी के अंतिम भाग की काशी का वातावरण है। वे स्वयं स्पष्ट लिखते हैं कि उस समय काशी का वातावरण वह नहीं था जिसमें ब्रह्म विद्या सीखने के लिए विद्वान ब्रह्मचारी आते थे। यह तो वह काशी थी जिसमें समस्त न्याय व बुद्धिवाद को शास्त्र बल के सामने झुकते देखकर काशी के निराश नागरिक जीवन ने एक नवीन संप्रदाय की सृष्टि की। वीरता जिनका धर्म था, अपनी बात पर मर मिटने को वे उद्यत रहते थे। अबलाओं, निर्धनों, कायरों तथा चोट खाकर गिरे हुओं पर शस्त्र नहीं उठाना, निर्धनों निर्बलों की सहायता करना तथा हर क्षण अपने प्राण हथेली पर लिए घूमना उनका बाना था। लोग उन्हें काशी का गुंडा कहते थे। देखिए कितना अच्छा देश काल और वातावरण की सृष्टि की है। कौन सा स्थान है, कौन सा देश, कौन सी जगह है, कौन सा वह समय है और उस समय की स्थिति, उस समय का वातावरण क्या है, इस सब का जो स्पष्ट अंकन है वो हमको इसके माध्यम से इस कहानी में हमको मिलता है। तो कहानी के इस तत्व पर भी यह कहानी पूरी तरह से खरी उतरती है। अब अंतिम बात आती है उद्देश्य की। संसार में ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है जिसका कि कोई उद्देश्य नहीं है। कहानी भी साहित्य की एक बहुत ही उत्कृष्ट विधा है, इसलिए उसका भी इस उद्देश्य होना स्वाभाविक ही है। कहानी का उद्देश्य केवल जीवन की जो मनोरंजन की वृत्ति है उसको शांत कर देना ही नहीं है, अपितु कहानी का जो परम उद्देश्य है वह मानव जीवन के शाश्वत प्रश्नों को लेकर चलना और उन्हें संकेतात्मक रूप में उनका समाधान प्रस्तुत करना इस कहानी का उद्देश्य होता है, क्योंकि इससे ये जो कहानी है वह मानसिक तृप्ति देने में भी सहायक होती है। गुंडा कहानी में के माध्यम से बहुत सी समस्याओं को उभारा गया है और समस्याओं को उभारने तथा अनुत्तरित प्रश्न जो हैं उनको पाठकों के सम्मुख उत्तर ढूंढने के लिए विवश किया गया है। ये समस्याएं हैं जैसे साम्राज्यवादी निरंकुशता, सामंतवाद, उस समय की स्त्रियों की दशा जिसके चलते राजमाता बलवंत सिंह के द्वारा जबरन वो रानी बना ली जाती हैं, किंतु रानी बनने के बाद भी वह असवर्णता के सामाजिक दोष द्वारा अपने हृदय को हमेशा व्यथित ही पाती हैं। और प्रमुख रूप से जिस समस्या को उभारा गया है और जो आज भी प्रासंगिक है वो यह है कि अपराधी प्रवृत्ति वाले व्यक्ति के अपराधी बनने के कारण जो हैं वे समाज में ही छिपे रहते हैं। कई बार इस तरह के वैधानिक अत्याचार होते हैं कि उनका प्रतिवाद करने के लिए संगठन नहीं होने के कारण कुछ लोग इस तरह की प्रवृत्ति को धारण कर लेते हैं, क्योंकि वे वैधानिक अत्याचार किसी भी व्यवस्था में अपराध की श्रेणी में तो आ नहीं सकते हैं। देखिए बच्चों कितनी बड़ी समस्या है। इस कहानी का उद्देश्य कितना महान है। इस गुंडा कहानी के माध्यम से किस महान उद्देश्य को, किस महत्वपूर्ण समस्या को उठाया गया है कि समाज में अपराधी प्रवृत्ति है, उसके पीछे कई बार, हमेशा तो नहीं है लेकिन कई बार इस तरह के कारण भी छिपे होते हैं जो कि एक वैधानिक अत्याचार के प्रतिवाद के रूप में उभर करके आते हैं। तो उद्देश्य की दृष्टि से ये कहानी बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इन सब के अतिरिक्त कहानी का जो आरंभ और अंत है वो भी, उसकी भी प्रभावशीलता अपने आरंभ और अंत पर ही निर्भर करती है। कहानी का जो आरंभ है वो आकर्षक, रोचक और प्रभावशाली और हृदयग्राही होना चाहिए, जिससे कि पाठक का हृदय आंदोलित हो उठे। और कहानी के अंत को हम एक तरह से उसकी चरम सीमा कह सकते हैं, क्योंकि इसी पर कहानी की समाप्ति हो जाती है। गुंडा कहानी का भी प्रारंभ काशी के वातावरण से होता है। उस समय के काशी का जो वातावरण था उससे उसका प्रारंभ होता है
और उसका अंत जो गुंडा ननकू से है उसके बलिदान से होता है, जहाँ की कहानी अपनी चरम अवस्था में पहुँच जाती है। तो इस प्रकार कहानी का जो आरंभ और उद्देश्य है वह भी अत्यंत रोचक तरीके से होता है, वह प्रभावशाली तरीके से होता है। और इस तरह से ये कहानी, गुंडा कहानी के सभी तत्वों के आधार पर पूर्णतः खरी उतरती है और बहुत ही महत्वपूर्ण और उत्कृष्ट कहानियों की श्रेणी में इसे रखा जा सकता है। तो बच्चों, आज हमने बात की कहानी के तत्वों की, और उन कहानी के तत्वों पर बात करने के साथ ही मैंने कल पढ़ाई हुई गुंडा कहानी की भी इन तत्वों के आधार पर तात्विक समीक्षा करना आपको बताया। अब आगे की जो भी कहानी हम पढ़ेंगे उन सभी की तात्विक समीक्षा आपको इन्हीं तत्वों के आधार पर करनी है। धन्यवाद।